अच्छा, फॉरेक्स क्या होती है? फॉरेक्स जो है ना वो एक एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज से ये लफ्ज़ निकला हुआ फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। एक्सचेंज में आप ये करते हैं, आप एक करेंसी के इवज़ दूसरी करेंसी बाय करते हैं या सेल करते हैं। ठीक है, ये करेंसीज की एक्सचेंज होती है, फॉरेन करेंसी जितनी भी हैं। तो एक करेंसी के इवज़ आप दूसरी करेंसी जो है वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं। इस तरह भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, यहाँ कुछ करेंसीज हैं। ये चार्ट खुला हुआ है जो न्यूजीलैंड डॉलर जापानीज़ का है, जापानीज़ येन जो है इसका है। इसका मतलब ये है कि अब अगर न्यूजीलैंड डॉलर आपने बाय करना है तो आपने उसकी पेमेंट जो है वो जापानीज़ में करनी होगी। ये जो ऊपर रेट्स चल रहे होते हैं, फ़र्ज़ किया अभी इसका जो रेट चल रहा हुआ है कोई 70.32 चल रहा है। तो अगर आपने एक न्यूजीलैंड डॉलर लेना है तो आपको ये 70.32 जो है ये जापानीज़ देने पड़ेंगे, तब जाके आपको एक न्यूजीलैंड मिलेगा, एक न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो मिलेगा। इसी तरह अगर आप किसी और करेंसी की बात करें, कनेडियन डॉलर, जापानीज़ की बात करें, तो एक कनेडियन डॉलर लेने के लिए आपको 80.47 जो है जापानीज़ देने पड़ेंगे। इस तरह यूरो न्यूजीलैंड की बात करें तो एक यूरो लेने के लिए आपको 1.7734 जो हैं वो न्यूजीलैंड डॉलर्स देने पड़ते हैं। तो ये आपस में दोनों करेंसी जो हैं एक दूसरे को साथ लेके चलती हैं। ठीक है, तो जो करेंसी आप बाय कर रहे होते हैं, फर्ज किया आप न्यूजीलैंड डॉलर जापानीज येन में आप न्यूजीलैंड डॉलर को बाय कर रहे होते हैं, जापानीज में आपने उसकी कीमत अदा करनी है, तो न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो आपकी कोड करेंसी कहलाती है। ठीक है, कोड करेंसी। और जो जिस करेंसी में आपने पेमेंट करनी होती है वो आपकी बेस करेंसी होती है। उस करेंसी को क्या कहेंगे? बेस करेंसी कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, सॉरी, कि अगर हमें इतने जापानीज देने पड़ते हैं, अगर एक न्यूजीलैंड डॉलर, या फिर हम यूरो पे आ जाते हैं, थोड़ा सा इजी है, सबको समझ आ जाती है इस कॉन्सेप्ट की। तो यूरो जो है, एक यूरो बाय करने के लिए 1.1821 जो भी उसकी प्राइस है, रिसेंट प्राइस, क्लोजिंग प्राइस थी फ्राइडे की 1.1821, इस प्राइस के हिसाब से हमें देने पड़ेंगे। जो हम एक माइक्रो लॉट या एक मिनी लॉट बाय करते हैं, मिनी लॉट में जो आप लेते हैं उसमें 1000 यूनिट्स होते हैं। अब 1000 यूनिट्स जब आप बाय कर रहे हैं, 1000 यूरो बाय कर रहे हैं, अगर आप देखें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ये अच्छे खासे डॉलर्स जो हैं वो देने पड़ेंगे। ये तकरीबन आपको 1182 डॉलर्स जो हैं वो देने पड़ेंगे। तो अगर इतने डॉलर देने पड़े तो ये तो 2 लाख बन जाते हैं। तो आपको 1000 जो है वो यूरो बाय करने के लिए 2 लाख के करीब रुपीस जो हैं वो देने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप क्या करते हैं, आपके अकाउंट में $2 या $2.5 या $5 होते हैं, $7 होते हैं, $10 होते हैं, तो आपकी ट्रेड हो जाती है, यानी आप उसको बाय भी कर लेते हैं, सेल भी कर लेते हैं। तो ऐसा कैसे मुमकिन है? जब आपने 1000 लेने हैं तो उसके लिए आपको जो है 1.1821 जो है वो के हिसाब से अगर करें तो 1182 डॉलर चाहिए थे, लेकिन आप क्या करते हैं, सिर्फ $2 से ट्रेड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होता है ये लेवरेज का कॉन्सेप्ट होता है, इसे कहते हैं लेवरेज। ये पूछ रहे थे ईशान के लेवरेज सर क्या होता है, और जब आप अकाउंट बना रहे होते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप लेवरेज क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, तो लेवरेज जो है असल में वो क्या है, फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है लीवर वाला, उसी के साथ ये काम करता है कि अगर आप किसी चीज़ को उठाना चाह रहे हैं तो आपसे उठ नहीं रही, तो आप एक लीवर यूज़ करते हैं उसे उठाने के लिए या किसी चीज़ को खोलने के लिए। ठीक है, वो गाड़ियों का टायर वगैरह खोलते हैं तो उसके लिए लीवर को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो भारी होते हैं और हाथ से नहीं खोले जा सकते। तो ऐसे ही अगर आपने 1000 यूनिट्स बाय करने हैं किसी करेंसी के, तो आप उसके अगेंस्ट इतनी करेंसी नहीं दे सकते, तो आप वहाँ पे लेवरेज यूज़ करते हैं। वो जो लेवरेज होता है वो इस तरह से होता है कि आपने जस्ट थोड़ा सा बयाना दिया और बाकी जो आपकी जगह पे गारंटी देता है वो आपका ब्रोकर देता है। डिफरेंट ब्रोकर्स डिफरेंट टाइप्स के लेवरेज जो हैं वो देते हैं। फर्ज किया एक ब्रोकर है, वो आपको लेवरेज देता है 1:20, यानी कि आपने एक जो है मिनी लॉट बाय करते हैं तो उसके लिए आपको वहां पे चाहिए होते हैं $10। ठीक है, एक और ब्रोकर जो है वो आपको लेवरेज दे देता है 1:200, तो वहां पे आपको
20 से 200, वहां पे आपको एक ही मिनी लॉट बाय करने के लिए, जहां पहले आपको $10 चाहिए थे, वहां भी आपको चाहिए होंगे कैसे? जस्ट $1। अरे किसी किसी का माइक ऑन है, ये माइक किसका ऑन है वो जरा, मैं दुआ माना मन थारी। किसी का माइक ऑन है, ये बंदा माइक कितने? बंद करे, कौन है? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है लेवरेज का। अगर आप जितना लेवरेज बढ़ाते जाएंगे, ये उतना ही आपके लिए नुकसानदेह होता है। फर्ज कि आपको तो नहीं पता ना कि आप किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, तो आपने लेवरेज रख लिया 1:1000 का। जब आपका लेवरेज 1:1000 है, तो इसका मतलब ये कि आप $1 से भी ट्रेड कर लेंगे। आपके अकाउंट में थे $10, आपकी गलती से 0.10 की ट्रेड लग गई तो वो लग जाएगी। ठीक है, आपका लेवरेज अगर आपने ज्यादा चूज किया हुआ है, वहां से 1:1000 चूज किया हुआ है या 1:500 चूज किया हुआ है, 1:1000 पे $10 में आपकी माइक्रो लॉट जो 0.10 वाली है वो लग जाती है, इजीली लग जाती है। तो आपकी गलती से भी आपकी लगती है और वो 1 2 4 मिनट के अंदर ही आपका अकाउंट जो है वो वॉश हो जाएगा। जो लीगली ट्रेडिंग की जाती है, जितने भी ब्रोकर्स हैं उनको जो लेवरेज अलाउ किया जाता है वो जस्ट 1:30 का होता है। इससे ज़्यादा कोई ब्रोकर जो है वो लेवरेज नहीं दे सकता होता। लेकिन जितने भी आपको फॉरेक्स ब्रोकर्स नज़र आते हैं, मिलते हैं, वो जो है वो सारे हाई लेवरेज पे काम करवाते हैं। उससे उन्हीं को फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में $200 हैं या 150 हैं, तो आप उससे क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड लॉट भी लगा सकते हैं। जैसे ही आप स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं, तो अगर वो 10 पिप 15 पिप भी आपके अगेंस्ट चली गई, तो आपका अकाउंट जो है वो वॉश हो जाएगा और उसका ब्रोकर को ही फ़ायदा होगा। आप जितना मनी मैनेजमेंट के हिसाब से चलेंगे, उतना ही आप लेवरेज जो है वो कम से कम रखें। जितना कम मिले उतना लेवरेज कम रखें। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको लेवरेज का जो कंसेप्ट है ये कुछ ना कुछ समझ आया होगा। ठीक है, अगर आप इस पे मज़ीद कुछ खुद से रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कौन सा ब्रोकर किस हिसाब से ट्रेड करवाता है, कितना लेवरेज देता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है, जब आप अकाउंट बना रहे होते हैं तो लेवरेज जो है वो कम से कम चूज़ किया करें। तो कम से कम लेवरेज जो है वो आपको एक अच्छी मनी मैनेजमेंट जो है वो देता है। अगर आप लेवरेज हाई लेवरेज पे रह के काम करना चाहते हैं, जब तक आप एक्सपर्ट ट्रेडर्स ना बन जाएं, तो आप हाई लेवरेज पे काम ना करें। तो यहाँ तक क्लियर करें जी, आ गई समझ? अच्छा, ये जिशान कह रहा है कि सर बेस्ट लेवरेज फॉर 100 और $200 के लिए। यार मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको 1:30 1:50 तक मिलता है तो वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, अगर कोई ब्रोकर इतना कम लेवरेज देता है, ज़्यादा तो सब देते हैं, 1:2000 1:3000 तक देते हैं। FBS जो है वो 1:3000 तक भी देता है मेरे ख्याल में। तो अगर आपको ये लेवरेज कम मिलता है, 1:50 तक मिलता है, तो आप ले लें। ठीक है, ये बेस्ट रहेगा $200 इक्विटी के लिए या $100 इक्विटी के लिए। अगर मेरे पास में हो तो मैं तो 1:30 तक ही काम करूँ, इससे ज़्यादा ना करूँ। ठीक है, क्योंकि ये मनी मैनेजमेंट को ख़राब कर देता है। अगर आपका लेवरेज इसका मसला नहीं होता, अगर आप इस कॉन्सेप्ट का पता है आपको, तो आप बेशक 1:3000 भी ले लें, लेकिन आपकी मनी जो है वो अगर मैनेज है, तो आपको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ ये सिर्फ मार्जिन को कम करने के लिए होता है कि अगर आपको एक ट्रेड लेने के लिए $10 चाहिए, तो आप उसे लेवरेज बढ़ा के वही ट्रेड आप $5 से भी कर सकते हैं। लेवरेज बढ़ा के आप वही ट्रेड $2 से भी कर सकते हैं। तो ये जस्ट मार्जिन को कम करने के लिए यूज़ होता है कि आपके पास मार्जिन कम है, तो आपने ट्रेड करना, तो आप लेवरेज बढ़ा लें। ठीक है, इसके अलावा हमने जो है और कुछ मॉड्यूल में शामिल किया था, आज के मॉड्यूल में जो मैंने शेयर किया था। फॉरेक्स का बता दिया, कोट एंड बेस करेंसीज का बता दिया। स्प्रेड क्या होता है जी, स्प्रेड रह गया था। तो स्प्रेड जो है ना, जब आप प्राइस देख रहे होते हैं किसी भी चार्ट पे, जो आपकी प्राइस आ रही होती है, तो वो प्राइस जो है वो उसमें दो प्राइसेस आपको शो हो रही होती हैं, दो लाइनें चल रही होती हैं। ठीक है, तो वो जो दो लाइनों के दरमियान डिफरेंस होता है, दो प्राइसेस के दरमियान डिफरेंस होता है, अगर आप अपना MT4 या MT5 जहाँ पे भी आपका अकाउंट है वो देखते हैं, तो वहाँ पे आपको एक डिफरेंस नज़र आ रहा होता है। एक बाइंग वाली साइड की प्राइस चल रही होती है, एक सेलिंग वाली साइड की प्राइस चल रही होती है। तो उन दो प्राइसेस के दरमियान जो डिफरेंस होता है ना, 1 पिप का होता है, 2 पिप का होता है, 10 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स,
उसे स्प्रेड कहते हैं। ठीक है, वही स्प्रेड जो है जब आप ट्रेड ओपन करते हैं कोई भी, तो वो पहले आपकी 10-15 सेंट 20 सेंट $1 जो है वो माइनस में चल रही होती है शुरू से ही। ठीक है, तो वो जो माइनस में चल रही होती है वो आपका स्प्रेड होता है, और ये एक्चुअली ये ब्रोकर जो है वो कमीशन की सूरत में आपसे चार्ज कर रहा होता है। डिफरेंट ब्रोकर्स का स्प्रेड डिफरेंट होता है। जब भी आप ब्रोकर चूज करते हैं, ब्रोकर चूज करने के साथ आप उसमें ये देखा करें कि वो किस स्प्रेड के साथ ट्रेड करवा रहा है, या उनका स्प्रेड कौन कितना रहता है। और मैंने काफ़ी दिनों से एक बात कर रहा था कि ब्रोकर्स जो हैं वो चोरी करते हैं। ठीक है, मैंने इस पे पहले एक वीडियो बनाई थी बाकायदा तौर पे, तो वो वीडियो डिलीट करना पड़ गई मुझे फेसबुक से भी और यूट्यूब से भी। तो इसमें असल में होता यही है कि जो ब्रोकर्स चोरी करते हैं वो स्प्रेड में ही हेरा फेरी करते हैं। फर्ज किया आपने स्टॉप लॉस लगाया था 70.59 का, और जो स्प्रेड था वो उस टाइम पे चल रहा था 2 पिप। ठीक है, यानी कि मार्केट जो है अभी वो 59 तक गई नहीं है, वो अभी 55 तक है, तो वो अपना क्या करेंगे, स्प्रेड बढ़ा देंगे, वो 4 पिप स्प्रेड कर देंगे। जहाँ पे 2 पिप स्प्रेड था वो अचानक से 4 पिप स्प्रेड करेंगे उस टाइम पे, और वो आपकी जो ट्रेड होगी उसको क्लोज कर देंगे, यानी आपका लॉस बुक हो जाएगा। उसे कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। तो ब्रोकर जो है वो स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो सारे ब्रोकर ही करते हैं, मेरे ख्याल में कोई ऐसा ब्रोकर नहीं है जो नहीं करते। इसलिए कहता हूँ जब भी आप स्टॉप लॉस लगाएं, आप लेवल से को 5-7 पॉइंट्स जो है ऊपर नीचे, जब भी वो किसी एक लेवल पे आते हैं, रेजिस्टेंस लेवल पे या सपोर्ट लेवल पे, जहाँ पे लोगों ने ऑर्डर्स प्लेस करने होते हैं, जहाँ पे लोगों ने स्टॉप लॉस या टीपी लगाए होते हैं, वहाँ पे आके वो जो है स्प्रेड वो ऊपर नीचे करते हैं, स्प्रेड को ऊपर नीचे करके वहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग की जाती है और टीपीज को छोड़ा जाता है। बाज़ का इस तरह से होता है कि आपका 1 पिप से टीपी या मार्केट वहां तक जाती है, आपका टीपी हिट नहीं होता, तो वो भी इसी तरह से होता है कि वहां पे जाके स्प्रेड ऊपर नीचे करके वो उसको बचा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ब्रोकर जो है स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं। और जो नेक्स्ट था क्वेश्चन, अकाउंट टाइप्स। तो जब भी आप किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ भी उसके डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, कुछ अकाउंट्स माइक्रो अकाउंट्स होते हैं, स्टैंडर्ड अकाउंट्स होते हैं, और सेंट अकाउंट्स होते हैं, या ईसीएन अकाउंट्स होते हैं, कमीशन अकाउंट्स होते हैं। तो आप सब अकाउंट्स की उसी वेबसाइट के अंदर तमाम तफसीलात मौजूद होती हैं उन्हीं तमाम अकाउंट्स की। तो आप वहाँ से देखा करें कि इंस्टेंट विड्रॉल्स और इंस्टेंट जो है वो डिपॉजिट किस में होता है, मिनिमम लॉट्स आप कितनी या मैक्सिमम लॉट्स हैं वो आप कितने ओपन कर सकते हैं। ठीक है, हर अकाउंट की डिटेल में लिखा होती हैं ये चीज़ें। लीवरेज कितना आप यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, और उसके बाद जो है विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स जो हैं वो कैसे हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वहाँ पे अकाउंट टाइप्स अकाउंट सेलेक्ट करते हुए, और उसके बाद आप जब भी आप देखें ना डिफरेंट अकाउंट्स के साथ डिफरेंट स्प्रेड होता है। अगर आप एक माइक्रो अकाउंट ओपन करते हैं, इसका एफबीएस के साथ आप एक माइक्रो अकाउंट जो है वो ओपन करते हैं, तो माइक्रो अकाउंट में आपके जो स्प्रेड मिलते हैं वो आपको 7 पिप तक स्प्रेड चला जाता है। आप अगर पाउंड न्यूजीलैंड डॉलर में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आपको 7 से 8 पिप का स्प्रेड जो है वो बढ़ता है। जैसे ही आप एक मिनी लॉट ओपन करेंगे तो 7-8 पिप यानी कि 70 सेंट के करीब जो है वो आपको उसका स्प्रेड पड़ जाएगा। ये पाउंड न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ। इसी तरह यूरो पे भी आपको जो है वो कम भी पड़े तो 2 पिप या 20 पॉइंट्स जो है वो पड़ जाएगा। इस तरह अगर आप वही ट्रेड जो है वो स्टैंडर्ड अकाउंट बना के उसमें ओपन करते हैं तो वहाँ आपको स्प्रेड कम पड़ता है। वहाँ जहाँ पे आपको स्प्रेड पड़ना होता है 20 पॉइंट्स, वहाँ पे आपको पड़ रहा होता है 8 पॉइंट्स। ठीक है, 1 पिप से भी कम पड़ रहा होता है। तो ये ज़रूर देखा करें अकाउंट्स बना के कि किस अकाउंट में हमें स्प्रेड जो है वो कम पड़ रहा है, यानी आपको कम से कम देना पड़ रहा है। अभी रिसेंटली मैंने ग्रुप में शेयर किया था कि एक्सट्रीम जो है वो एक अच्छा ब्रोकर है, साइप्रस का है। तो वो जो है उसके स्प्रेड्स जो हैं वो कम है। ठीक है, वो ईसीएन दे देता है। ठीक है, तो ईसीएन एक अकाउंट टाइप होती है, तो ईसीएन में आपको स्प्रेड्स कम मिलते हैं। ये उसमें इनिशियल डिपॉजिट जो होता है वो ज़्यादा रखा जाता है। अमूमन जो ब्रोकर्स हैं वो $1000 तक, $2000 तक, या 500 से मेरे ख्याल में स्टार्ट करता है एक्सचेंज। तो जो एक्सट्रीम है वो ईसीएन $250 से ही दे देता है। तो अगर लो स्प्रेड से आप काम करना चाहते हैं, यानी बिल्कुल उसके स्प्रेड्स कितने होते हैं,
3 पॉइंट्स, यानी आप ट्रेड गाएंगे यूरो यूएसडी का, आपने मिनी लॉट भी बाय की है, तो वो वहाँ पे आपको जो स्प्रेड पड़ेगा वो सिर्फ 2 सेंट पड़ेगा। ठीक है, मिनी लॉट पे 2 से 3 सेंट जो है वो रात के वक्त जाके भी उनका 4 सेंट के करीब जो है वो स्प्रेड हो रहा होता है। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो, अच्छा, टाइप्स ऑफ चार्ट्स यूज फॉर टेक्निकल एनालिसिस। जी, इसमें ना 3 तरह के जो चार्ट्स हैं वो अमूमन यूज़ किए जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए। जैसे ही आप स्क्रीन पे देखें, अभी जो मेरे सामने चार्ट ओपन है, ये कैंडल स्टिक चार्ट इसे कहते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो ये कैंडल स्टिक चार्ट है। ठीक है, कैंडल्स होती हैं इसमें, ये सारी, इसमें 4 प्राइसेस गिनी जाती हैं, ओपन, लो, हाई, क्लोज। ठीक है, यानी कि ओपन हुई मार्केट, उसके बाद उसने हाई या लो क्या लगाया, और क्लोज कहाँ पे हुई। ठीक है, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम जब इस पे बात हो रही थी तो मैंने बताया था कि जो कैंडल है वो किस तरह से बनती है। ठीक है, तो दूसरी तरह का जो चार्ट है वो लाइन चार्ट होता है। ठीक है, ये अभी जो आपके सामने मैं शो करवा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह का ये ग्राफ होता है, चार्ट होता है। ठीक है, इसको लाइन चार्ट कहते हैं। जो नेक्स्ट है वो बार चार्ट होता है, वो इस तरह का होता है, उसमें ये बार्स होते हैं सारे। ठीक है, ये सारे इस तरह के बार्स पाए जाते हैं, तो इस चार्ट को बार चार्ट कहते हैं। इसमें भी 4 ही प्राइसेस होती हैं, ओपन, लो, हाई, क्लोज। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो काम होता है वो सारे का सारा जो है वो लाइन सॉरी कैंडलस्टिक चार्ट्स हैं, इन पे किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ सकता है। वैसे मैं हैरान हुआ हूँ कि आज आप लोगों ने ग्रुप में कोई क्वेश्चन जो है वो पोस्ट नहीं किया था। पिछला पूरा हफ्ता ट्रेडिंग की, तो मतलब पूरे हफ्ते में आपको कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी पेश नहीं है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमने बात की वो कैंडल स्टिक्स की बात करनी थी, और कैंडल स्टिक पैटर्न्स की बात करनी थी। तो कैंडल स्टिक और कैंडल स्टिक पैटर्न्स की अभी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम अभी हमारे पास टाइम थोड़ा है तो मैं सोच रहा हूँ कि हम ना उसको अभी ना खोलें, क्योंकि उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। पहले दूसरी जो चीज़ें हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, एंट्रीज कैसे बनानी है, उन पे आ जाएं। यहाँ से टाइम बचा तो हम उसको भी ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे इस वीक के अंदर बताई दिशान ने, कि सर डर रहता है ट्रेड करते वक्त ना, कि जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं कि हमें लॉस ना हो जाए, तो हम डरते हैं ट्रेड। तो इसका एक ही हल होता है, वो होता है मनी मैनेजमेंट। अगर आपकी मनी मैनेज्ड है तो आपको कोई डर नहीं होगा, आप जैसे मर्जी ट्रेड करें, आपको कोई डर नहीं होगा। अगर आपकी मनी जो है वो मैनेज्ड नहीं है तो आप डरते रहेंगे, हमेशा ट्रेड करने से डरेंगे और रिस्की ट्रेड्स लेंगे। जब तक आपकी मनी मैनेज है तो आप कोई ट्रेड जो है वो लॉस में चली जाए या वो प्रॉफिट में आ जाए, तो आपके वो सर पे जो है वो कोई बोझ नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ज़रा मनी मैनेजमेंट पे, जो मैंने लास्ट टाइम क्लास दी थी पूरी, हमने तकरीबन 1.5 घंटा बात की थी सिर्फ मनी मैनेजमेंट पे। तो मनी मैनेज करना सीख जाओगे तो आपको कभी भी ट्रेड करने में डर नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपके पास रिस्क $2 है तो उससे आपको $2 ही जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर आपका रिस्क $5 है तो वो $5 से ज़्यादा नहीं जाएगा। यहाँ पे जब आप विदाउट मनी मैनेजमेंट, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे कोई पता नहीं है कि आपके कितने डॉलर जाएंगे। आपको कोई पता नहीं होता कि आपने अगर $100 का अकाउंट है तो $100 पे ही आपने 0.05 या 0.07, 0.03, 0.02 की 4-3 ट्रेड्स जो हैं वो ओपन कर दिए। उसका मतलब ये आपने 0.08 कर दिया। तो वहाँ पे अगर आप 30 पिप्स का भी स्टॉप लॉस है तो आपका जो रिस्क है वो तकरीबन 20% तक, 20% तक चला जाता है। और ये मैंने पहले भी कहा था कि फेलियर है। ठीक है, आप जितना भी कमा लेंगे तो आप वो सारे का सारा लूज़ कर जाएंगे। ठीक है, तो ये एक फेलियर की निशानी है। आप जस्ट 1 to 2% रिस्क रखें, इससे ज़्यादा ना करें तो बेहतर है। अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो मैं उससे मनी मैनेजमेंट में नहीं लेके आता। ठीक है, तो उस जितना कम हो सके आप उतना कम जो है वो रखें अपना रिस्क जो है। अच्छा, उसके बाद जो है, जब हम बात कर रहे थे कुछ इस तरह करके कि हमने ट्रेड कब लेनी है, हमारे पास हमने एनालिसिस कर लेते हैं तो हमने ट्रेड कब लेनी होती है। ठीक है, तो वो हम जो है उसे अभी देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बात कहा था कि ट्रेड लेने के लिए आपने सबसे पहले ना अपना एरिया ऑफ वैल्यू जो है ना वो मार्क करना होता है, कि आपका जो एरिया ऑफ वैल्यू है ना वो, आप D1 टाइम फ्रेम पे देखें या आप
H4 टाइम फ्रेम पे देखें या H1 पे या M30 पे। आप D1 से स्टार्ट कर लिया करें, जब भी कोई चीज़ करने लगते हैं तो आप D1 से स्टार्ट ले लिया करें, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे अगर आप देखें, आपके सामने जो स्क्रीन पे मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, ये न्यूजीलैंड डॉलर जापानीज येन है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो एरिया वैल्यू है ना, ये वाला आपके पास एरिया ऑफ वैल्यू बन रहा है, ठीक है, ऊपर। जहाँ से आप इस वाले एरिया, जो ब्लैक आपको एरिया शो हो रहा है, इस एरिया से आप सेल की एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है, अगर आप नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एक एरिया बन रहा है, सपोर्ट एरिया, ठीक है। तो यहाँ से आपने, इस एरिया से आपने बाय की जो एंट्री है वो देखनी होती है, ठीक है। आपको इस तरह से दो एरिया मिल जाते हैं ट्रेडिंग के दौरान। तो आपने एंट्री कब लेनी है, या एंटर कब होना है आपने, ठीक है। ये बड़ा एक प्रॉब्लम होती है कि जी हम इस एरिया पे तो आ गए, तो अब हम एंटर कब होंगे, ठीक है। तो वहाँ से रिवर्सल होना ज़रूरी है। अगर वहाँ से रिवर्सल नहीं होता तो आप एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। तो रिवर्सल कैंडलस्टिक्स होती हैं, ये मैं आपको ना एक इसी क्लास के फ़ौरन बाद में आपको पीडीएफ में दे दूंगा। उस पर सारी शूटिंग स्टार्स और इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ठीक है, हैमर ईटीसी, वो सारी जो हैं, मार्बोजो कैंडल कौन सी होती है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर मौजूद होंगी, ठीक है। तो आपने उसके बाद देखना है, जैसे ही मार्केट इन पॉइंट्स पे कोई रिवर्सल पैटर्न बनाएगी, ठीक है, उन रिवर्सल पैटर्न में क्या हो सकता है, हेड एंड शोल्डर हो सकता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो सकता है, बुलिश इनगल्फिंग हो सकती है, बेरिश इनगल्फिंग हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा मॉर्निंग स्टार हो सकता है, इवनिंग स्टार हो सकता है, ठीक है, शूटिंग स्टार हो सकता है, इन्वर्टेड हैमर हो सकता है, हैमर हो सकता है, ठीक है, डूजी के बाद कोई इस तरह, ठीक है। तो उसके बाद आप एंटर होंगे। ये ना हो कि आप मार्केट उस प्राइस तक गई है तो आपने क्या कर लिया, जहाँ पे आपको लगा था यार ये हमारा एरिया वैल्यू है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेल कर देंगे, क्योंकि अब यहाँ से तो मार्केट ने ऊपर जाना नहीं है। तो कोई ऐसी रेजिस्टेंस नहीं होती जो टूटने के लिए ना हो, ठीक है। जितनी मर्जी कोई मजबूत रेजिस्टेंस सपोर्ट आ जाए, वो टूटेगी, ज़रूर टूटेगी, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद जो है, आप इस तरह का अगर आपके पास सामने कोई फ्लैग नज़र आ जाता है, ठीक है, ये बुलिश फ्लैग है, तो इस फ्लैग के आपने अप साइड पे ब्रेक होने का वेट करना है, ठीक है। इसके जब आप अप साइड पे ब्रेक होने का वेट करेंगे, ब्रेकआउट पे आप एंट्री लेंगे, तो तब जाके आपकी जो एंट्री है वो वैलिड मानी जाएगी। अगर आप एनालिसिस करते हैं ना, फर्ज की आपने एनालिसिस किया हुआ है कि H4 में या D1 में आपने एनालिसिस किया, D1 से स्टार्ट किया, आप H4 में आ जाएं, H4 में देखेंगे आपको H4 में क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। H4 में इस जगह पे आप देखें, जो ऊपर हमारा जहाँ पे ये रेजिस्टेंस रीजन था, यहाँ पे कुछ जो है ना, मार्केट ने रेंज पकड़ी है, ना ऊपर जा रही थी ना नीचे आ रही थी। मैं इस जगह को थोड़ी सी हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली जो जगह है, ठीक है। ना यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी और ना ही यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, इसको थोड़ा जूम आउट करके देखिए ना यहाँ पे, तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे डूजीज बन रही हैं। डूजी कहते हैं ऐसी कैंडल को, डूजी तो नहीं है खैर, स्पिनिंग टॉप वगैरह, मतलब यहाँ पे जितनी विक्स ऊपर हैं उतनी ही नीचे बन रही हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शूटिंग स्टार भी बना हुआ है। तो जैसे ही मार्केट इन इस वाले रीजन को तोड़ के वापस नीचे आई है, तो हमारी ट्रेड बनती है। आप देखें मार्केट ने यहाँ से बताया कि मैं अब नीचे जा रही हूँ यहाँ से, ठीक है। ये वाली जो जगह थी, ये वाला जो एरिया था ना यहाँ पे मार्केट के पास, ये वाला एरिया, यहाँ पे जैसे ही मार्केट इस एरिया से निकली है, ठीक है, मार्केट, तो अब आपने एंट्री लेने के लिए क्या करना है, जस्ट यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ से निकली उसका वेट करें। आप यहाँ पे एंटर ना हो जाए कि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के नीचे जाके आप एंटर हो गए, या तो फिर उसको वापसी पे एंटर हुए उससे नीचे। अगर वापसी पे नहीं तो मार्केट के ऊपर जाने का वेट करें, और ऊपर जो मार्केट, जिस जगह पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, उस ब्रेकआउट से जब मार्केट रिटर्न हो फिर उसमें एंट्री लें। तो अगर थोड़ा सा पीछे इसको H1 में देख लें, फॉरवर्ड चार्ट में H1 में देखें, तो हमें H1 में भी ये नज़र आएगी, ये एंट्री, ये वाली इस जगह पे देखें ये कैसे कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन होने के बाद यहाँ से ये सारी मार्केट यहाँ से रेंज बाउंड हुई, रेंज बाउंड होने के बाद ये देखें, ये यहाँ से मार्केट कैसे नीचे आई,
फिर यहाँ पे मार्केट ने रेंज बनाई। अगर आप अगली एंट्री लेना चाहते थे तो वो आप यहाँ पे अगर मिस होते हैं ऊपर, तो आप मार्केट को ये देखें इस वाले रीजन से निकलने दें। जैसे ही मार्केट इस रीजन से निकलेगी तो आपको एक अच्छा ट्रेंड मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप ये वाली एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अगर इस रेंज के अंदर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो इस रेंज के अंदर आपको एंट्री किस तरह से मिलेगी वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ से और इस रेंज के ऊपर बिल्कुल जैसे ही यहाँ पे मार्केट इस जगह पे आपको मिली है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बेरिश कैंडल और बेरिश कैंडल के बाद एक शूटिंग स्टार है, इतना क्लियर नहीं है लेकिन है सही। तो उसके बाद आप इसमें एंटर हो सकते थे सेल के लिए। ठीक है, और जस्ट स्टॉप लॉस जो है वो इससे थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंट्री ले रहे होते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक होगी तो मार्केट बहुत दूर तक जाएगी, इसी तरह रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो मार्केट बहुत दूर तक जाएगी। तो लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लें, आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है ये हम H1 में देख रहे थे। उसके बाद आप M30 में आ जाएं। M30 में आप आगे देखेंगे तो आपको M30 में भी यहाँ इसी रीजन में कोई ना कोई जो है एंट्री नज़र आ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखें M30 में अब ये देखिए यहाँ पे इस वाले इस रीजन में यहाँ पे देखें आपको एंट्रीज नज़र आ रही हैं। ठीक है, अगर आप ऊपर से भी देख के आएँ तो यहाँ से भी आपको एंटर होने का मौका मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ से भी एंट्री का मौका मिल रहा है। ठीक है, और आपको यहाँ से भी एंट्री का मौका मिल रहा है, यहाँ से भी, यहाँ पे भी आपको शूटिंग स्टार मिला हुआ है, यहाँ पे भी आपको इवनिंग स्टार मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको यहाँ पे आप देखें M30 में पहले ब्रेकआउट होता है, उसके बाद दूसरे जो हैं लार्जर टाइम फ्रेम्स उनमें ब्रेकआउट होता है। अब एनालिसिस उधर करें, एनालिसिस करने के बाद जैसे ही मार्केट वहाँ से नीचे आएगी तो आप कर लें। यहाँ इसके साथ आप जो है कोई भी एक इंडिकेटर आप लगा लें, ट्रेंड के लिए आप मूविंग एवरेज जो है उसे लगा लेंगे। 20 की मूविंग एवरेज काफ़ी होती है, आप लगा लें, कोई भी लगा लें, सिंपल लगा लें या कोई। जैसे ही मार्केट इस ब्रेकआउट कर दे, अब यहाँ पे आपने मूविंग एवरेज को कैसे इस्तेमाल करना है इसके साथ मिला के। मार्केट ने एक तो ब्रेकआउट कर दिया और दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट ब्रेकआउट करे और वो मूविंग एवरेज के नीचे से करे। अगर आप सेल की एंट्री लेना चाहते हैं तो मूविंग एवरेज से नीचे हो, ऊपर ना हो। ठीक है, अगर मार्केट मूविंग एवरेज से ऊपर है तो आपकी वो एंट्री जो है वो सही नहीं है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट किया था इस जगह पे, अगर यहाँ पे मार्केट का ब्रेकआउट देखें, ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो इस जगह पे मार्केट मूविंग एवरेज को टच करती हुई नीचे आ रही है। ठीक है, तो कोशिश करें कि जब भी एंट्री लें तो वो मार्केट, अगर आप सेल में जाना चाहते हैं तो मूविंग एवरेज 20 जो है उससे नीचे हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये जो पैटर्न्स आपने देखने हैं मार्केट के, रिवर्सल पैटर्न या रिवर्सल साइन जितने भी आपको मिले वो सारे के सारे जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मिले। इससे ऊपर नीचे अगर दरमियान में कहीं पे भी आपको कुछ मिल जाता है तो वो कोई इतना वैलिड नहीं होता। आप देखें यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार टाइप चीज़ बनी, यहाँ से मार्केट अगर आप देखें ऊपर जानी चाहिए थी लेकिन नहीं गई, क्योंकि ये दरमियान में कहीं बना हुआ है, ये कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे नहीं बना हुआ। उसकी निस्बत अगर यहाँ पे आप देखें तो इस जगह पे आपको एक नज़र आ रहा है मार्केट के पास, मार्केट ने एक ये स्पिनिंग टॉप दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ने बताया था कि मैं यहाँ से रिवर्स हो जाऊंगी और यहाँ से मार्केट रिवर्स। उसके बाद इसी जगह को थोड़ा सा जूम आउट करके हम किसी कोई और एंट्री भी देखते हैं इस जगह पे। तो ये देखें यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे शूटिंग स्टार है, उसके साथ आगे एक मोरबोजू कैंडल है, पूरी भरी हुई कैंडल है, बेरिश कैंडल से कहते हैं। ठीक है, तो बेरिश कैंडल ने यहाँ पे ये साइन दे दिया था कि यहाँ से मार्केट जो है वो डाउनवर्ड जाएगी और मार्केट यहाँ से, फिर यहाँ पे आके एक स्पिनिंग टॉप बना और उसके बाद जो है मार्केट यहाँ से चली है ऊपर की तरफ। देखना इतनी बड़ी विक्स है, साइकोलॉजी क्या कहती है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होना शुरू हुई है, यहाँ तक आई नीचे, इतनी नीचे आई मार्केट, लेकिन यहाँ से उन्होंने नीचे जाने नहीं दिया बायर्स ने। उन्होंने कहा नहीं भाई हम यहाँ से नीचे नहीं जाने देंगे, मार्केट यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है और
बहुत ऊपर तक यहाँ पे जाके क्लोजिंग हुई, यानी इतनी बड़ी बड़ी विक्स, 2 विक्स इतनी बड़ी बड़ी दे दी, तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से बायर्स जो हैं वो कंट्रोल में आ गए हैं, बायर्स ने ताकत पकड़ी है, वो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, सेलर्स की जो ताकत थी वो खत्म हो गई थी। जिस तरह यहाँ पे ऐसे हुआ था, यहाँ पे आके बायर्स की ताकत खत्म हुई थी, इस जगह आपको विक नजर आ रही है, यहाँ पे आके बायर्स की जो ताकत थी इस जगह पे वो खत्म हुई, और यहाँ से सेलर्स ने जोर पकड़ा था। ठीक है, तो जब आपको ऐसी फॉर्मेशन कहीं पे नजर आ जाती है तो उसका मतलब होता है कि आपने यहाँ से सेल की एंट्री कहाँ से लेनी है, इसके नीचे से लेनी है, यहाँ से कम से कम जो पिछली कैंडल है उसके हाथ से नीचे। ठीक है, तो यहाँ से एंट्री लें आप, यहाँ से एंट्री लेने के बाद आप देखें मार्केट कितना नीचे, और जैसे ही ऐसी कोई फॉर्मेशन बनती है, नीचे देखना एक्सपोर्ट रीजन है, ठीक है, स्पोर्टिव रीजन है, इस रीजन पे जैसे ही मार्केट पहुंचेगी तो आपका टीपी हो जाएगा, आप उससे वहां से प्रॉफिट लें। प्रॉफिट लेने के बाद आप उससे रिवर्सल का देखें, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से बाय कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ से बाय करेंगे तो आपको ये वाला आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, यानी ये जो उसकी वीक है उसके जस्ट नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और उसके बाद देखें कितनी बड़ी एंट्री है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे जाके जोर लगना शुरू हुआ उसी रीजन में। ठीक है, और वहां से रिवर्सल हुआ तो आप क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे। ठीक है, इसी तरह आप छोटे टाइम फ्रेम में भी जाके यही काम छोटे टाइम फ्रेम में भी जाके कर सकते हैं, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम। ठीक है, अगर आप ज़्यादा एंट्रीज निकालना चाहते हैं तो आप छोटा टाइम फ्रेम यूज़ कर लें, अगर आप बड़ी एंट्रीज निकालना चाहते हैं तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाके काम करें। ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरह ये वाला एक पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, ये वाला पैटर्न है। ठीक है, तो इस वाले पे आप ये क्या, ये मॉर्निंग स्टार से कहते हैं। ठीक है, पहले कैंडल है, बेरिश कैंडल है, उसके बाद दरमियान में एक हैमर है, उसके बाद जो है ऊपर एक बुलिश कैंडल जो है वो आपको नजर आई है। ठीक है, और इससे पीछे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे भी एक एंट्री नजर आई है। अगर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के किसी रीजन में पाया जाता है, H4 या D1 में आप देखेंगे, अगर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के किसी रीजन में पाई जाती है ये वाली चीज़, तो यहाँ से भी आप इसको बाय की एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक बाय की एंट्री मिली है। अब देखें ना यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जगह पे भी आप देखें, इससे थोड़ा सा ऊपर देखें, इस जगह पे भी आप इस वाले रीजन में एक आपको मार्बोजो बेरिश कैंडल मिला है। अगला ही आपको यहाँ पे डूजी, डूजी का मतलब ये होता है कि इसकी बॉडी देखें ना, इसकी बॉडी अपने विक्स से बहुत छोटी है, यानी कि डूजी तब हम उसे कहते हैं अगर उसकी बॉडी जो है, उसकी विक्स जो है उसकी बॉडी से 3 गुना ज्यादा हो जाए। ठीक है, अगर उसकी विक्स उसकी बॉडी से 3 गुना ज्यादा हो जाए तो हम उसे डूजी कहते हैं। डूजी का मतलब ये होता है कि वहां पे बायर्स और सेलर्स जो हैं वो दोनों अपनी कोशिश कर रहे हैं, एक कह रहा है कि हम मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, दूसरा कह रहा है कि हम मार्केट को नीचे खींचेंगे। तो एट द एंड क्या होता है, ना ही ऊपर जाती है मार्केट ना ही नीचे जाती है, तो उसकी छोटी सी बॉडी बनती है। अगर मार्केट ऊपर चली जाए तो वहां पे आपको बुलिश कैंडल नजर आएगी, अगर मार्केट वहां से नीचे आ जाती है तो वहां पे आपको बेरिश कैंडल नजर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डोजी बनी और उसके बाद एक दोबारा मार्बोजो कैंडल बनी जो कि बुलिश है। डोजी बनने के बाद ज्यादातर ऐसे होता है कि मार्केट ने जिस साइड का रुख करना होता है, अगर बायर्स इन कंट्रोल आ जाए तो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, तो उसके बाद जो अगर सेलर्स इन कंट्रोल आ जाए तो वो मार्केट को नीचे ले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आपने पैटर्न यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आपके पास ये वाला रेजिस्टेंस रीजन था या सपोर्टिव रीजन था ये वाला, तो यहाँ पे आपके पास ये देखें ऊपर कितनी मार्केट ने विक्स छोड़ी हैं, यहाँ ये इसे साइन ऑफ रिवर्सल कहते हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ भी मुझे अभी नज़र आई है, अगर आप इस चार्ट को यहाँ तक देखें, अब यहाँ पे भी रिवर्सल था, मार्केट ने यहाँ से भी रिवर्सल दिया है, फिर यहाँ से भी मार्केट ने रिवर्सल दिया है। ठीक है, तो मार्केट नीचे आई है और यहाँ से भी मार्केट ने ऊपर से ही रिवर्सल दिया। अगर आप इसे मजीद छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इसी जगह को, तो यहाँ पे ये फॉल्स ब्रेकआउट था ना, एक फेक ब्रेकआउट था, फौरी मार्केट वापस आ गई, तो यहीं से मार्केट का रिवर्सल था, आपने यहीं से सेल करना था मार्केट को, और सेल करने के बाद जो है वो आपको एक अच्छी खासी एंट्री मिल जानी थी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप एंटर हो सकते थे मार्केट में। ठीक हो गया, ये देखें ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद फौरी तौर पे मार्केट कितना नीचे आई और आप इस पे ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पे भी सेम वही इसी रीजन के अंदर यहाँ पे भी आपको एक ट्रेड नजर आ रही है ये वाली, यहाँ से भी आप सेल कर सकते थे। इसी रीजन के अंदर आप अगर चाहते, ज़्यादा अच्छी ट्रेड नहीं है लेकिन छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ से भी सेल कर सकते थे। ठीक है, इसी रीजन के अंदर अगर आप आगे चलते जाएं
तो मार्केट ने ये वाला जो है, तो यहाँ से भी हम सेल ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे अगर आप सेल लेते इस जगह से तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता। ये एक फेक ब्रेकआउट था। अगर आप H4 वगैरह में देखें तो आपको वहाँ पे शायद ये नज़र आएगा, ये वाला जो है ये एक, देखें ना यहाँ पे। इसलिए कहता हूँ बड़े टाइम फ्रेम में जो है ना वो आप एनालिसिस करें, छोटे से एंट्री लें। तो यहाँ पे देखें ये एक फेक ब्रेकआउट था, तो आप बच सकते थे। अगर आप इसी पॉइंट को ये चल, अच्छा यार ये ना टाइम खत्म हो रहा है, तो